कभी सोचा है कि अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर सीधा जाकर इन्वेस्टिगेशन को ही डिसरप्ट कर दे तो सिस्टम का क्या होगा? अगर जो अथॉरिटी लॉ इन्फोर्स करने के लिए बनी है उसे ही रोका जाने लगे तो अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ खड़ा रहेगा? यही सवाल अब कोर्ट रूम तक पहुंच चुका है। और जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये सवाल उठाए कि अगर ऐसे सिचुएशंस रिपीट होने लगे तो इसका लीगल रेमेडी क्या होगा, तब समझ आता है कि मैटर कितना सीरियस है। अब केस का कोर क्या है? एलिगेशन ये है कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अलिजेडली ईडी के रेड्स के दौरान इंटरवेन किया, या एज कोर्ट ने फ्रेज किया, बार्ज्ड इन। और ये रेड्स हो रहे थे ईडी के थ्रू कोलकाता में, स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के ऑफिस और उसके फाउंडर के रेसिडेंस पर। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ईडी का कहना है कि उनके फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं हो सकता बल्कि प्रेसिडेंट बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस पीके मिश्रा एंड एनवी अंजारिया ने सीधा कहा, दिस इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन और इट इज अ वेरी अनयूजुअल हैपनिंग। ये लैंग्वेज कैजुअल नहीं है। ये इंडिकेट करती है कि बेंच सिचुएशन की सीरियसनेस को डीपली समझ रही है। बेंच ने रिपीटेडली यही कंसर्न रेज किया कि अगर ऐसे सिचुएशंस के लिए कोई लीगल रेमेडी ही नहीं हुआ तो कल को कोई भी सीएम किसी भी सेंट्रल एजेंसी के काम में इंटरफेयर कर सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डिबेट सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं बल्कि लॉ के स्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो चुकी थी। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, जो वेस्ट बंगाल के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने एक फंडामेंटल ऑब्जेक्शन उठाया। उनका कहना था कि ईडी के पास ही ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करे। क्लियरली कहा कि ईडी इज नीदर अ जुडिशियल पर्सन नॉर अ नेचुरल पर्सन। इट डज नॉट हैव एनी राइट टू सो एंड इट कैन नॉट क्लेम एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंटेन आर्टिकल 32 पिटिशन। अब ये आर्ग्यूमेंट टेक्निकल लग सकता है बट इसका इम्पैक्ट मैसिव है। अगर कोर्ट ये मान लेती है तो इसका मतलब होगा कि ईडी जैसे एजेंसीज अपने आप कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते जब उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शन हो। सीनियर एडवोकेट दीवान ने यह भी वार्न किया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ऐसे रिट पिटिशंस फाइल करने का राइट दे दिया गया तो देयर इज अ कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर टू द फेडरल स्ट्रक्चर। यानी उनके हिसाब से ये एक स्लिपरी स्लोप है जहां सेंट्रल की एजेंसीज डायरेक्टली स्टेट्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने लगेंगे और फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अपोजिट साइड पर रजनी तुषार मेहता ने एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेमिंग दी। उन्होंने कहा कि द रियल क्वेश्चन इज दैट द सेंट्रल एजेंसी डिस्चार्जिंग आवर ड्यूटी फॉर पीपल एट लार्ज इज बीइंग प्रिवेंटेड बाय अ हेड ऑफ स्टेट एंड वी आर आर्गुइंग फेडरल स्ट्रक्चर। यानी उनका कहना है कि जब एक सेंट्रल एजेंसी अपना काम कर रही है और उसे रोका जा रहा है तो उसे फेडरलिज्म का इशू बनाना गलत है। ये एक्चुअली लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच यहाँ एक ट्रिकी पोजीशन में थी। एक तरफ अगर वो सीनियर एडवोकेट दीवान की बात मानती है तो ईडी के पास कोई डायरेक्ट रेमेडी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ अगर वो ईडी को अलाउ करती है तो ये प्रेसिडेंट सेट करेगा जहाँ एजेंसीज खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास जाकर स्टेट्स के एक्शंस को चैलेंज कर सकती है। अब जस्टिस मिश्रा ने एक बहुत ही क्रूशियल सवाल भी उठाया जो पूरे केस का हार्ट था। उन्होंने कहा कि इफ वी से दैट आर्टिकल 32 पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल, वेदर इन अ सिचुएशन लाइक दिस 226 इज आल्सो नॉट मेंटेनेबल, देन हु विल डिसाइड? ये बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम का कंसर्न है। अगर कोई रेमेडी ही नहीं है तो जस्टिस कैसे मिलेगा? उन्होंने आगे एक हाइपोथेटिकल दिया जो काफी पावरफुल था। सम डे सम अदर चीफ मिनिस्टर एंटर इनटू सम अदर ऑफिस। ये एक वार्निंग है कि अगर अभी क्लियर रूल सेट नहीं हुआ तो फ्यूचर में और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो सीएम ममता बनर्जी के लिए अपीयर हुए, उन्होंने भी ईडी के स्टैंड को स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने कहा कि इसका प्रॉपर रेमेडी ऑलरेडी लॉ में एग्जिस्ट करता है, स्पेसिफिकली सेक्शन 221 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो पब्लिक सर्वेंट के ऑब्स्ट्रक्शन को डील करता है। उनका क्लियर स्टेटमेंट था कि दैट इज द आंसर। ईडी कैन नॉट आस्क द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। ईडी ने अपने पिटिशन में ये रिक्वेस्ट की है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन दिया जाए कि वो इस अलेज्ड ऑब्स्ट्रक्शन को इन्वेस्टिगेट करे। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लिया, बोला कि ईडी कैन नॉट आस्क द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अनलेस देयर इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस। ईडी कैन नॉट कम इनटू द पिक्चर। अभी प्रेडिकेट ऑफेंस का कंसेप्ट भी क्रूशल है क्योंकि पीएमएलए फ्रेमवर्क में ईडी तभी एक्टिवेट हो सकती है जब कोई अंडरलाइंग ऑफेंस हो। तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना है कि यहाँ ईडी अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर काम कर रही है। बेंच ने यहाँ एक और एंगल इंट्रोड्यूस किया जब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ईडी का कहना है कि उनके ऑफिसर्स की सेफ्टी थ्रेटन हुई।
ये पोटेंशियली फंडामेंटल राइट्स का एंगल ला सकता है, स्पेसिफिकली राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिबल ने इसको भी डिसमिस करते हुए कहा कि इसका रेमेडी क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जुरिस्डिक्शन नहीं। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब सीनियर एडवोकेट दीवान ने सजेस्ट किया कि ये मैटर इतना सिग्निफिकेंट है कि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी 5 जजेस की बेंच को रेफर करना चाहिए। कहा कि ये इशू ऑलरेडी दूसरे केसेस में भी उठ रहा है, इंक्लूडिंग पिटिशंस बाय स्टेट्स लाइक केरला और तमिलनाडु। अब ये इंडिकेट करता है कि ये एक आइसोलेटेड डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर लीगल कन्फ्लिक्ट है जो मल्टीपल स्टेट्स और सेंटर्स के बीच चल रहा है। अब कोर्ट ने सजेशन को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये पॉसिबिलिटी ओपन रखी गई है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक जाता है तो इसका इम्पैक्ट नेशन वाइड होगा और फ्यूचर के सेंटर स्टेट रिलेशंस को शेप करेगा। अब हियरिंग का एक ड्रामेटिक मोमेंट तब आया था जब सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने अर्जर्नमेंट मांगा था, ये कहकर कि स्टेट को ईडी के रीजॉइंडर एफिडेविट का रिप्लाई प्रिपेयर करने के लिए और टाइम चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने तुरंत अपोज किया था और इसे डीले टैक्टिक बताया। सीनियर एडवोकेट दीवान ने कॉम्प्रोमाइज ऑफर किया कि कोर्ट रीजॉइंडर को इग्नोर कर सकती है और हियरिंग प्रोसीड कर सकती है, लेकिन ये सजेशन बेंच को बिल्कुल नहीं पसंद आया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने शार्पली रिस्पॉन्ड किया कि व्हाई शुड वी इग्नोर एनीथिंग, यू कैन नॉट डिक्टेट, वी विल कंसिडर एवरीथिंग विच इज ऑन रिकॉर्ड। अब ये एक क्लियर मैसेज था कि कोर्ट अपने प्रोसेस पर किसी पार्टी को कंट्रोल नहीं करने देगी। उन्होंने थोड़ा सार्केस्टिक टोन में ये भी कहा कि अब बैटल फॉर अर्जर्नमेंट इज गोइंग ऑन और स्टेट का अर्जर्नमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। ये शो करता है कि कोर्ट इस मैटर को अर्जेंटली डील करना चाहती है और अननेसेसरी डिलेज टॉलरेट नहीं करेगी। ओवरऑल ये केस एक लेयर्ड कन्फ्लिक्ट है जहां मल्टीपल लीगल क्वेश्चंस एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या ईडी जैसी एजेंसीज के पास रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने का राइट है? क्या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज को डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है या सिर्फ क्रिमिनल लॉ सफिशिएंट है? और सबसे बड़ा सवाल, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हुए लॉ एनफोर्समेंट को कैसे इंश्योर किया जाएगा? जब कोर्ट ने खुद कहा कि द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज ऑर्गेनिक, दिस हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, यानी जजेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक नई टेरिटरी में काम कर रहे हैं जहां प्रेसिडेंट क्लियर नहीं है। इसलिए जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल भी बनेगा। तो इस केस की नेक्स्ट हियरिंग है 24 मार्च 2026 को और तब तक की डिबेट और शार्पन होगी। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।